अगले दिन 10 बजे मलिक साहब के ऑफिस में मलिक साहब की विशाल मेज के सामने किरमानी और सुनील बैठे थे। सुबह सवेरे ठाकुर का दाह संस्कार हो चुका था और वो बड़े भारी मन से वहां से लौटे थे। मैंने पता लगवाया है, मलिक साहब बोले, कि उस तस्वीर के चक्कर में कल यहाँ कौन कौन लोग आए थे। एक तो कालू नाम का वो गुंडा ही आया था, लेकिन मेरे ख्याल से वो हत्यारा नहीं हो सकता। वो तो मुश्किल से डार्क रूम में झांक पाया था और वहां से भाग निकला था कि कहीं उसे हत्यारा ना समझ लिया जाए। मान सिंह का कहना है कि बड़ा ही आतंकित और बदहवास भागा था। अगर उसने हत्या की होती तो वो उस हाल में वहां से भागकर अपने आप को शक का बायस न बनाता, बल्कि वहां से यूं इत्मीनान से जाता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुनील और किरमानी ने सहमति में सिर हिलाया। उसके अलावा पिछली रात को यहाँ जीवन मल्होत्रा और केदारनाथ देखे गए थे, और वे दो आदमी देखे गए थे जिन्हें तुम प्यारेलाल नंबर 1 और प्यारेलाल नंबर 2 कहते हो। एकाएक सुनील को एक भूली बात याद आ गई। प्यारेलाल नंबर 2 की उस रिवॉल्वर के बारे में तो वो भूल ही गया था जो उसने कल प्रभुदयाल को दी थी। मैं जरा एक फोन कर लूं, सुनील बोला, और उसने मलिक साहब की डायरेक्ट लाइन वाला टेलीफोन अपनी तरफ घसीट लिया। उसने पुलिस हेडक्वार्टर प्रभुदयाल को फोन किया। सुनील बोल रहा हूं, कल जो रिवॉल्वर मैंने तुम्हें दी थी उसके बारे में कुछ पता लगा? अच्छा, ठीक है, हम लोग आ जाएंगे। उसने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया और फिर बोला, बड़ी सेंसेशनल बात मालूम हुई है। प्यारेलाल नंबर 2 नेशनल बैंक का 5 लाख रुपए गबन करके भागा हुआ कैशियर नारायण कुमार है, जिसके बारे में यह समझा जाता है कि वह समुद्र में डूबकर मर चुका है। रिवॉल्वर पर मिले प्यारेलाल नंबर 2 की उंगलियों के निशान हूबहू नारायण कुमार की उंगलियों के निशानों से मिलते हैं। तभी तो वो तस्वीर हथियाने के लिए मरा जा रहा था, किरमानी बोला। और सुनील, उस कागज की इबारत को याद करो जो त्यागी के टाइपराइटर में लगा मिला था। उससे साफ जाहिर होता था कि त्यागी को मालूम था कि नारायण कुमार जिंदा था और इसी नगर में मौजूद था। क्या पता त्यागी नारायण कुमार को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा हो और नारायण कुमार ने ही उसका मुंह हमेशा के लिए बंद करने के लिए उसकी हत्या कर दी हो सकता है, मलिक साहब बोले। मान सिंह का कहना है कि वो फुमांचू टाइप मूछों वाला आदमी, जो कि अब हमें मालूम है कि नारायण कुमार था, लगभग 8 बजे यहां आया था। मान सिंह का कहना है कि वो सीधे तुम्हारे केबिन की तरफ गया था और हो सकता है कि डार्क रूम में भी गया हो। उसने देखा नहीं था उसे? सुनील ने पूछा। नहीं, वो कमबख्त नॉवल पढ़ने में मग्न था। किरमानी, उसे चेतावनी दे दो कि वो ड्यूटी आवर्स में नॉवल ना पढ़ा करे। यस सर, किरमानी तत्पर स्वर में बोला। जीवन मल्होत्रा भी यहां आया था और वो भी हत्यारा हो सकता है। मलिक साहब आगे बढ़े। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। उसने स्वीकार किया है कि वो सुनील तुमसे मिलने की नीयत से कोई 8:30 बजे यहां आया था और 10 मिनट इंतजार करके चला गया था। वो कहता है कि वो रिसेप्शन से आगे नहीं बढ़ा था। उसके सामने न कोई और आदमी आया था और न गया था। अब ये भगवान जाने कि वो सच बोल रहा था या नहीं। कोई कुछ ना बोला। प्यारेलाल नंबर 1 आया था और उसका नाम प्यारेलाल ही है, सुनील बोला। लेकिन वो हत्यारा नहीं हो सकता। वो तो हत्या के बाद भी तस्वीर मांगने मेरे पास आया था। मेरा भी यही ख्याल है कि वो हत्यारा नहीं हो सकता, मलिक साहब बोले। जब वो यहाँ आया था तो मान सिंह से ये मालूम करके कि तुम ऑफिस में नहीं थे, वो उल्टे पांव वापस चला गया था। लेकिन केदारनाथ पिछली रात काफी देर तक इमारत के मुख्य द्वार के आसपास मंडराता देखा गया था। मुमकिन है मौका लगने पर वो चुपचाप ऊपर आया हो और किसी को उसकी खबर न लगी हो। मान सिंह ने नहीं देखा उसे? सुनील ने पूछा। ना, मलिक साहब वितृष्णापूर्ण स्वर में बोले। नॉवल पढ़ने का निहायत ही जरूरी काम जो कर रहा था वो। सुनील चुप रहा। अगर उस तस्वीर का एक प्रिंट हाथ आ जाता तो बहुत बातें मालूम हो जाती।
मलिक साहब बोले। तुम लोगों ने डार्क रूम अच्छी तरह से देखा था? खूब अच्छी तरह देखा था, सुनील बोला। हत्यारे ने वहां कुछ नहीं छोड़ा। प्रत्यक्षता अपनी जरूरत की तस्वीर तलाश करने का उसके पास वक्त नहीं था। वो फौरन वहां से कूच कर जाना चाहता था। इसके लिए उसने डार्क रूम में जितनी नेगेटिव फिल्में, जितने प्रिंट थे, सब समेटे और वहां से फूट गया। मलिक साहब बोले। बहरहाल तुम पुलिस के पीछे पड़े रहो और हत्यारे को तलाशने की अपनी व्यक्तिगत कोशिशें भी जारी रखो। तुम दोनों अपने रूटीन के काम छोड़ दो और इसी एक काम के पीछे लग जाओ। सुनील और किरमानी दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। अब आप दोनों जा सकते हैं। दोनों मलिक साहब का अभिवादन करके बाहर निकल आए। पुलिस स्टेशन से बुलावा आया है, बाहर आकर सुनील ने बताया। हो आओ, किरमानी बोला। तुम्हें भी जाना होगा, इंस्पेक्टर प्रभुदयाल ने तुम्हें भी बुलाया है। यार, मेरा तो जाने का दिल नहीं कर रहा। बड़ा मूड खराब हो गया। यहाँ पहुंचने पर फिर हत्या की बातें दोहराई जाएंगी, वहां पहुंचने पर फिर हत्या की बातें दोहराई जाएंगी, और मेरी आंखों के सामने फिर वो विभत्स नजारे नाच जाएंगे। एक ही दिन में 2 लाशें देखनी पड़ गई। पहले बेचारे त्यागी की लाश दाएं पहलू के बल पड़ी देखनी पड़ी, और फिर बेचारे ठाकुर की लाश मेज पर औंधे मुंह पड़ी देखी। किरमानी ने झुरझुरी सी ली। जाना तो पड़ेगा भाई, सरकारी बुलावा है। ऑल राइट, चलो। दोनों बाहर की तरफ निकल पड़े। इंस्पेक्टर प्रभुदयाल के कमरे में प्रभुदयाल की कुर्सी पर पुलिस सुपरिटेंडेंट राम सिंह बैठा था। उसके मुंह में एक ताजा सुलगाया हुआ सिगार लगा हुआ था। मेज के दाईं तरफ एक कुर्सी पर आदरपूर्ण मुद्रा में प्रभुदयाल बैठा था। उसके बगल में उससे थोड़ा पीछे हटकर एक पुलिस स्टेनोग्राफर बैठा था। राम सिंह ने एक सरसरी निगाह सुनील और किरमानी पर डाली, फिर बोला, बैठिए आप लोग। फिर सुनील को त्यागी की हत्या से अपने संबंध की सारी सारी कहानी सविस्तार सुनाने के लिए कहा गया। फिर सुनील को त्यागी की हत्या से अपने संबंध की सारी कहानी सविस्तार सुनाने के लिए कहा गया। कहानी सुनने के बाद राम सिंह ने बिना कोई मुलाजा दिखाए सुनील को इस काम के लिए बाकायदा झाड़ दिया कि वो त्यागी की हत्या की खबर रखते हुए भी न केवल चुप रहा, बल्कि वो बड़े ही अनाधिकृत और अवांछित रूप से त्यागी के दफ्तर में दाखिल भी हुआ। सुनील ने चुपचाप सर झुकाए झाड़ खा ली। फिर किरमानी ने अपनी कहानी सुनाई और बताया कि ये उसे भी अभी तक मालूम नहीं हो सका था कि वो लड़की कौन थी जिसने ब्लास्ट में फोन करके उसे बताया था कि हरिप्रकाश त्यागी का उसके ऑफिस में कत्ल हो गया था। आपने भी अचला मजूमदार की उस इमारत में मौजूदगी की बात छुपाकर रखने की कोशिश की थी, जो कि एक गलत काम था, राम सिंह कड़वे स्वर में बोला। उस वक्त मेरा ख्याल था कि अचला का त्यागी की हत्या से कोई संबंध नहीं हो सकता था, किरमानी दबे स्वर में बोला। ऑल द सेम यू शुड हैव टोल्ड अस। किरमानी चुप रहा। सोनलाल जोशी को बुलवाओ, राम सिंह ने आदेश दिया। जोशी आया। उसने संदिग्ध भाव से सुनील की तरफ देखा और फिर संभल कर एक कुर्सी पर बैठ गया। त्यागी की हत्या के तुरंत बाद कल तुम कमर्शियल स्ट्रीट में थे? राम सिंह ने पूछा। कौन कहता है? सुनील कहता है। इसके कहने से क्या होता है? तुम वहां थे या नहीं थे? नहीं था। लेकिन बाद में पुलिस की मौजूदगी में तुम त्यागी के ऑफिस में पहुंचे थे? हाँ। क्यों? जोशी ने वही वजह कह सुनाई जो उसने कल प्रभुदयाल को सुनाई थी। फिर तुमने एक होटल में जाकर वहां से मजूमदार को फोन किया था और कौन कहता है? 5 मिनट वही सिलसिला चला। जोशी हर बात से साफ मुकर गया। उसने कहा कि ना उसने मजूमदार को फोन किया था और ना उसने सुनील के पीछे गुंडे लगाए थे। साथ ही उसने चैलेंज किया कि अगर वह झूठ बोल रहा था तो कोई सिद्ध करके दिखाए कि वह झूठ बोल रहा था। उसे वहां से रुखसत कर दिया गया। तुम्हें यहां इसलिए बिठाकर रखा था, सुनील राम सिंह से बोला,
कि तुम्हारी मौजूदगी में वो झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन उसने तुम्हारी परवाह ही नहीं की। राम सिंह ने प्रभुदयाल की तरफ देखा। प्रभुदयाल ने सहमति में सिर हिलाया। मुरारी ने कुछ कबूल नहीं किया? ना, प्रभुदयाल बोला, लेकिन कोशिश जारी है। फिर केदारनाथ वहां पहुंचा। तुम प्राइवेट डिटेक्टिव हो? राम सिंह ने पूछा। जी हां। त्यागी के लिए काम करते हो? जी हां। कैसा काम? उपलब्ध तथ्यों को चेक करने का काम। अगर उसे कहीं से कोई फसादी टिप मिलती थी तो उसे अपने पेपर में छापने से पहले वो मेरे माध्यम से उसे चेक करवा लेता था, ताकि बाद में मानहानि का दावा हो जाने की नौबत ना आ जाए। त्यागी की हत्या कल दोपहर बाद 1:30 बजे के करीब हुई थी। तुम 2 बजे के करीब उस इमारत से निकलते देखे गए थे। इमारत में तुम कर क्या रहे थे? वहां मेरा दफ्तर है, मैं अपने दफ्तर में था। वहां तुम कितनी देर ठहरे थे? 10 मिनट। 1:30 बजे तुम कहाँ थे? बाग में टहल रहा था, धूप सेक रहा था। सिद्ध कर सकते हो? कर सकता हूं। करो। अभी क्यों करूं? आप मुझ पर त्यागी की हत्या का इल्जाम लगाइए, मुझे गिरफ्तार कीजिए, फिर मैं सिद्ध भी कर दूंगा कि 1:30 बजे मैं श्रीनिवास हाउस के आसपास भी नहीं था। तुम्हारे साथ कोई था? हाँ। कौन? मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता। वो इज्जतदार विवाहित महिला थी। मैं खामखा यहां उसका नाम नहीं लेना चाहता। 12 बजे के बाद से तुम क्या करते रहे थे? मैंने अलका में खाना खाया था। 1:15 बजे से मैं वहां से निकला था और बाग में टहलता हुआ धूप सेकता रहा। फिर मैं पैदल ही चलता हुआ 2 बजने में 10 मिनट पर कमर्शियल स्ट्रीट पहुंचा था। उस वक्त भी वो महिला तुम्हारे साथ थी? हाँ। तुमने सुनील को अपनी तस्वीर खींचते देखा था? बाद में तुमने इसके ऑफिस में जाकर इसे धमकाकर वो तस्वीर हासिल करने की कोशिश की थी? मैंने तस्वीर हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन इसे धमकाकर नहीं। एक संभ्रांत महिला की इज्जत का सवाल था, इसलिए मैंने इससे प्रार्थना की थी कि ये वो तस्वीर मुझे दे दे। तुम झूठ बोल रहे हो, सुनील बोला। तुम चुप रहो। मैं यहां तुमसे बात करने नहीं आया। मैं यहां पुलिस के बुलाने पर आया हूं। समझ गए? सुनील कसमसाकर चुप हो गया। फिर केदारनाथ को विदा कर दिया गया। उसके बाद वहां दमयंती जोशी पहुंची। कल आपने लंच कहां लिया था मिसेस जोशी? राम सिंह ने पूछा। अलका रेस्टोरेंट में। अकेले? नहीं, मिस्टर केदारनाथ मेरे साथ थे। उसके बाद आपने क्या किया? मैं मिस्टर केदारनाथ के साथ उनके ऑफिस में गई। टैक्सी में? जी नहीं, पैदल चलकर सर्दियों में धूप में पैदल चलते फिरते धूप सेकते रहे और पैदल ही मिस्टर केदारनाथ के ऑफिस तक पहुंच गए। जाहिर था कि केदारनाथ और दमयंती इस बात की पूरी रिहर्सल करके आए थे कि उन्होंने क्या बयान देना था। राम सिंह ने उससे और भी कई सवाल पूछे, झूठी गवाही देने की सजा का भी संकेत किया, लेकिन हाथ कुछ न लगा। दमयंती जोशी को भी विदा कर दिया गया। वो लड़का प्रकाश आया है? राम सिंह ने प्रभुदयाल से पूछा। मालूम करता हूं, प्रभुदयाल बोला और वो उठकर बाहर चला गया। प्रकाश? सुनील बोला। कौन कौन प्रकाश? वो जिसकी अचला मजूमदार से शादी होने वाली है? हाँ, वही, राम सिंह बोला। उसका इस केस से क्या रिश्ता है कोई रिश्ता। चुपचाप बैठो। प्रभुदयाल प्रकाश को लेकर वहां पहुंचा। प्रकाश सूरत से ही बड़ा खानदानी और रईस लगने वाला एक बेहद खूबसूरत नौजवान था। वो सुनील को देखकर मुस्कुराया। उसने राम सिंह से हाथ मिलाया और एक कुर्सी पर बैठ गया।
आपको हरिप्रकाश त्यागी के कत्ल की खबर है ना? राम सिंह ने पूछा। मैंने अखबार में ऐसा कुछ पढ़ा तो था, प्रकाश बोला। आप त्यागी को जानते थे? कभी मिला नहीं था, लेकिन नाम सुना था। आपको मालूम है उसका दफ्तर कमर्शियल स्ट्रीट में श्रीनिवास हाउस में है? मालूम है। आप कभी गए हैं वहां? सुपरिटेंडेंट साहब, क्या यह ज्यादा अच्छा नहीं होगा कि आप पहले मुझे यह बताएं कि ये सवाल मुझसे पूछे क्यों जा रहे हैं? मुझे फोन पर यहां आने को कहा गया और मैं चला आया, लेकिन पहले मुझे इस बुलावे की वजह तो मालूम हो। सुन लीजिए, राम सिंह शुष्क स्वर में बोला। कल दोपहर बाद जिस वक्त त्यागी की हत्या हुई थी, लगभग उसी वक्त आप वहां उसके ऑफिस में गए थे। आपको इस बारे में क्या कहना है? सुनील चौंका। वो सांस रोके प्रकाश के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ नहीं, प्रकाश कठिन स्वर में बोला। कुछ ना कहने से कैसे काम चलेगा भाई साहब? कुछ तो आपको कहना ही पड़ेगा। अगर आपने त्यागी की हत्या की है तो ये बात देर सवेर हमें मालूम हो ही जाएगी। फिर आपकी दौलत या रुतबा आपको सजा से नहीं बचा सकेगा। अगर आपने हत्या नहीं की है तो एक कर्तव्यपरायण नागरिक की तरह आपको अपराधी को पकड़वाने में पुलिस की मदद करनी चाहिए। और हम आपकी मंगेतर अचला मजूमदार के बारे में भी जानते हैं, प्रभुदयाल बोला। क्या जानते हैं आप उसके बारे में? ये कि त्यागी के पास उसकी कुछ चिट्ठियां और कुछ तस्वीरें थी जिनके दम पर वो अचला को ब्लैकमेल कर रहा था। आपको मालूम है ये बात? प्रकाश ने उत्तर नहीं दिया। वो चिट्ठियां, वो तस्वीरें, राम सिंह बोला, इस वक्त हमारे पास हैं। अगर आप हमें सहयोग देंगे और ये सिद्ध कर देंगे कि आपने कत्ल नहीं किया तो हम वो चिट्ठियां सहर्ष अचला को वापस लौटा देंगे। लेकिन पुलिस से ऐसी किसी सेवा की उम्मीद आपको पुलिस का सहयोग दिए बिना नहीं करनी चाहिए। अब बताइए कि क्या कल आप त्यागी के ऑफिस में गए थे? गया था, प्रकाश कठिन स्वर में बोला। क्यों? उस कमीने ब्लैकमेलर से वो चिट्ठियां वापस हासिल करने। कैसे? उसे धमका कर, मार पीट कर, कैसे भी? किस वक्त गए थे आप वहां? 1:45 के करीब। वहां जाकर क्या किया आपने? कुछ भी नहीं। जब मैं वहां पहुंचा था तो मैंने उसे मरा पड़ा पाया था। वो मेज के पास पड़ा था और उसकी छाती से खून बह रहा था। फिर? फिर क्या? फिर मैं वहां से चला आया। वहां आपने कोई रिवॉल्वर या कॉम्पैक्ट देखा था? कॉम्पैक्ट तो नहीं दिखाई दिया था मुझे। हाँ, रिवॉल्वर देखी थी मैंने। रिवॉल्वर आप वहां से उठा लाए थे? यानी कि आपको मालूम नहीं कि आपसे पहले अचला वहां गई थी और वो रिवॉल्वर वहीं छोड़कर गई थी? कि क्या? यानी कि आपको कत्ल से अचला के संबंध की कोई खबर नहीं? नहीं। प्रभु, बता दो। प्रभुदयाल ने उसे बताया कि कैसे अचला ने त्यागी का खून करने की कोशिश की थी और कैसे वह संदेह से बरी हुई थी। अचला के जाने के बाद, अंत में प्रभुदयाल बोला, किसी और आदमी ने घटनास्थल पर पहुंचकर उसी रिवॉल्वर से त्यागी को मार डाला था जो अचला वहां छोड़कर गई थी। मेरी कल सुबह से उससे कोई मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन मैंने आपके सामने हकीकत बयान की है। रिवॉल्वर वहां थी। अगर मुझे ये मालूम होता कि वो अचला की थी तो मैं उसे जरूर उठा लाता। आपके बयान से यह सिद्ध नहीं होता कि हत्या आपने नहीं की है। मुमकिन है हत्या आपने ही की हो और रिवॉल्वर कोई और वहां से उठा ले गया हो। राम सिंह बोला। मैंने हत्या नहीं की है, प्रकाश दृढ़ता से बोला। हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप संदेह से परे नहीं हैं, इसलिए कहीं गायब मत हो जाइएगा।
मैं भला क्यों गायब होने लगा? अब आप जा सकते हैं। प्रकाश उठा और कमरे से बाहर निकल गया। ये प्रकाश वाली बात आप लोगों को कैसे मालूम हुई? सुनील ने पूछा। हमें कहीं से टिप मिली थी, राम सिंह ने बताया। फिर ए के मजूमदार वहां पहुंचा। वो नगर का कितना प्रभावशाली व्यक्ति था, इसका नमूना यह था कि राम सिंह ने उठकर उससे हाथ मिलाया और 6 बार उसको पुलिस हेडक्वार्टर आने का कष्ट देने के लिए क्षमा मांगी। आपको जिस वजह से यहां आने की तकलीफ दी गई है, राम सिंह बोला, वो मैं साफ ही आपके सामने बयान कर देना चाहता हूं। आप त्यागी को जानते थे और उसके कत्ल से आपकी बेटी का संबंध आपसे छुपा नहीं होगा, लेकिन हम आपसे खुद आपकी स्थिति के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं। हम समझते हैं कि आप कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो केस की तफ्तीश में हमारी बहुत मदद कर सकती हैं। ऐसा सोचने की वजह? मैं तो त्यागी के कत्ल के बारे में कुछ जानता नहीं, मजूमदार बोला। आपकी रिवॉल्वर से त्यागी की हत्या हुई है। कम से कम आपकी बेटी ने तो यही बयान दिया है कि वो रिवॉल्वर आपकी थी। मेरी रिवॉल्वर मेरे घर से गायब है, लेकिन इससे यह सिद्ध नहीं होता कि हत्या मेरी रिवॉल्वर से हुई है। कल हत्या के समय के थोड़ी देर बाद सोहनलाल जोशी ने आपको फोन करके बताया था कि पुलिस का ख्याल था कि हत्या में किसी लड़की का हाथ था। फिर आपके टेलीफोन नंबर पर मुरारी नाम के एक ऐसे गुंडे ने भी फिर आपके टेलीफोन नंबर पर मुरारी नाम के एक ऐसे गुंडे ने भी निर्देश प्राप्त करने के लिए फोन किया था, जो अपने एक और साथी के साथ सुनील को अगवा करके ले गया था। वो गुंडे सुनील से वो तस्वीर हासिल करना चाहते थे जो उसने कल कमर्शियल स्ट्रीट में खींची थी। खुद आप कल रात वो तस्वीर सुनील से मांगने गए थे, क्योंकि उस तस्वीर में आपकी बेटी भी थी और उस तस्वीर की मौजूदगी में आप अपनी बेटी के लिए एलिबाई नहीं घड़ सकते थे। ये सारी बातें आपको एक ही शख्स से, सुनील से मालूम हुई हैं, और ये झूठ भी हो सकती हैं। तो क्या ये झूठ है? मजूमदार ने उत्तर नहीं दिया। आपकी खामोशी भी मेरे सवाल का पर्याप्त उत्तर है, लेकिन जो असली बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो और है। क्या? आपको ये कैसे मालूम हुआ कि आपकी बेटी सुनील द्वारा खींची गई तस्वीर में थी? मजूमदार सकपकाया। मालूम तो आपको था मिस्टर मजूमदार, और पुलिस से पहले मालूम था, वरना कल दोपहर आपने सोहनलाल जोशी को त्यागी के ऑफिस में ये सूंघने न भेजा होता कि पुलिस अपनी तफ्तीश से क्या कुछ जान पाई थी। इन बातों से साफ जाहिर होता है मिस्टर मजूमदार कि आपको कत्ल की जानकारी बहुत पहले से थी, और वो जानकारी आपको पहले से कैसे थी, इस बात की कोई सफाई पेश करने में आपको काफी दिक्कत आ सकती है। क्या वो दिक्कत अभी पेश आने वाली है? अभी नहीं। अभी तो मैंने आपको केवल वस्तु स्थिति समझाई है। आपने मुझसे कुछ और पूछना है? आपने हमें कुछ और बताना है? मेरे पास बताने को कुछ नहीं है। मर्जी है आपकी, लेकिन आपका ये रवैया निकट भविष्य में आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। आई विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन आई रीच इट, मजूमदार उठता हुआ बोला। मे आई बी एक्सक्यूज नाउ? राम सिंह ने सहमति में सिर हिला दिया। मजूमदार एक क्षण ठिठका खड़ा रहा। शायद वो उम्मीद कर रहा था कि अभी राम सिंह उठकर उससे हाथ मिलाएगा या उसे दरवाजे तक छोड़कर आएगा, लेकिन पुलिस सुपरिटेंडेंट का ऐसा कोई इरादा न पाकर वो घूमा और बड़ी शान से चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। राम सिंह सिगार के धुआंधार कश लगाता रहा। कुछ क्षण की प्रतीक्षा के बाद सुनील ने अनुभव किया कि अब और कोई नहीं आने वाला था। कैसी अजीब बात है, एकाएक सुनील बोला। इतने लोगों को यहां तलब किया गया, लेकिन ठाकुर की हत्या के बारे में किसी से कोई सवाल नहीं पूछा गया। वो एक अलग केस है, प्रभुदयाल बोला। मुझे तो नहीं लगता। क्या ठाकुर की हत्या उस तस्वीर की वजह से नहीं हुई जो मैंने कमर्शियल स्ट्रीट में खींची थी?
जो लोग उस तस्वीर में थे, क्या उन्हीं पर त्यागी की हत्या का शक नहीं किया जा सकता? मुझे तो दोनों हत्याएं एक ही हत्यारे का काम लगती हैं। इस केदारनाथ को विशेष रूप से चेक करो। वो एकाएक राम सिंह यूं बोला जैसे सोते से जागा हो। यस सर, प्रभुदयाल तत्पर स्वर में बोला। मुझे वो जगह दिखाओ जहां त्यागी की हत्या हुई थी। राम सिंह ने हुक्म दंदनाया। जरूर सर, प्रभुदयाल बोला और उठ खड़ा हुआ। राम सिंह, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूं? सुनील बोला। तुम क्या करोगे वहां जाकर? क्या फिर कोई गुल खिलाना चाहते हो? नहीं, मैं तो चुपचाप एक तरफ खड़ा रहूंगा। ओके, चले चलो। थैंक यू। प्रभुदयाल बड़े गुस्से से सुनील को देख रहा था। अगला दृश्य। वो श्रीनिवास हाउस पहुंचे। किरमानी वहां साथ नहीं आया था। वो पुलिस हेडक्वार्टर से ही ब्लास्ट वापस चला गया था। प्रभुदयाल ने जेब से एक चाबियों का गुच्छा निकाला और त्यागी के बाहरी ऑफिस का दरवाजा खोला। ये चाबियां कहां से आई? दरवाजा तो खुला मिला था, सुनील ने पूछा। चाबियां त्यागी की जेब से बरामद हुई थी, प्रभुदयाल बोला। और मैंने यहां ताला इसलिए लगा दिया था कि फिर कोई अनाधिकृत रूप से यहां घुसने की कोशिश न करे। जैसे मैं? सुनील उपहासपूर्ण स्वर में बोला। हाँ, जैसे तुम, प्रभुदयाल कठोर स्वर में बोला। सुनील चुप हो गया। वो भीतर दाखिल हुए। प्रभुदयाल राम सिंह को समझाने लगा कि लाश कहां पड़ी हुई थी और वहां क्या क्या तफ्तीश की गई थी। चाबियों का गुच्छा दरवाजे में लगी एक चाबी के सहारे दरवाजे पर ही लटक रहा था। सुनील ने चाबी वहां से निकालकर गुच्छा हाथ में ले लिया। उस गुच्छे में 8 चाबियां थी। वो कुछ क्षण उन्हें उलटता पलटता रहा, फिर वो उस बंद दरवाजे के पास पहुंचा जो उस ऑफिस के अगले खाली ऑफिस से मिलता था। उसने गुच्छे की एक चाबी से उस दरवाजे का ताला खोला। ताला खुल गया। सुनील ने खंखार कर राम सिंह का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया और बोला, इस गुच्छे की एक चाबी से यह ताला खुल गया है। अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? प्रभुदयाल झल्लाकर बोला। राम सिंह ने हाथ के इशारे से प्रभुदयाल को चुप कराया और सुनील से संबोधित हुआ। इससे क्या साबित होता है? कुछ नहीं, लेकिन खाली ऑफिस को केदारनाथ के ऑफिस से मिलाने वाले दरवाजे की भी चाबी अगर इस गुच्छे में है तो बहुत कुछ साबित होता है। ट्राई करो। राम सिंह, प्रभुदयाल और सुनील खाली ऑफिस में दाखिल हुए। सुनील उस आगे केदारनाथ के ऑफिस से मिलाने वाले दरवाजे के सामने पहुंचा और उस ताले में गुच्छे की चाबियां बारी बारी लगाकर देखने लगा। वो ताला भी खुल गया। वो लोग केदारनाथ के ऑफिस में दाखिल हुए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन दरवाजों की चाबियां केदारनाथ के पास भी होंगी, सुनील बोला। तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि त्यागी और केदारनाथ एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे? राम सिंह बोला। निश्चय ही त्यागी के ब्लैकमेलिंग के धंधे में केदारनाथ भी पार्टनर था। लोगों की पुरानी गुनाह भरी जिंदगी के बखिए उधेड़ने के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव से बढ़िया पार्टनर त्यागी को और कौन मिलता। केदारनाथ ब्लैकमेलिंग की काबिल खबरें लाता था और त्यागी अपने अखबार के माध्यम से उन खबरों को सही कानों तक पहुंचाकर ब्लैकमेलिंग की बुनियाद तैयार करता होगा। तुम्हें यह ख्याल कैसे आया कि इस गुच्छे की कोई चाबियां ये दरवाजे खोल सकती थी? जब मैं पहली बार यहां आया था तो मुझे एकाएक एक हल्की सी ऐसी खट की आवाज सुनाई दी थी जैसे कोई दरवाजा धीरे से बंद हुआ हो। गलियारे वाली साइड का दरवाजा वो हो नहीं सकता था क्योंकि फौरन ही मैं बाहर झांक कर देखने आया था और मुझे कोई दिखाई नहीं दिया था। इसलिए मैंने सोचा ही नहीं था कि वो खुल सकता था। नहीं, ये कुछ और लिखा हुआ है। गलियारे वाली साइड का दरवाजा वो हो नहीं सकता था क्योंकि फौरन ही मैं बाहर झांक कर आया था और मुझे कोई दिखाई में ताला लगा हुआ था।
इसलिए मैंने सोचा नहीं था कि वो खुल सकता था। अब त्यागी के गुच्छे में इतनी सारी चाबियां देखकर मुझे ख्याल आया कि शायद इसमें इन दरवाजों की भी चाबियां हों। अगर चुपचाप केदारनाथ के दफ्तर में जाने के लिए त्यागी के पास चाबियां केदारनाथ के पास भी जरूर होंगी। नहीं, ये मिसप्रिंटिंग है। अगर चुपचाप केदारनाथ के दफ्तर में जाने के लिए त्यागी के पास चाबियां थी तो त्यागी के दफ्तर में चुपचाप जाने के लिए केदारनाथ के पास भी चाबियां जरूर रही होंगी। यानी कि जब तुम पहली बार चुपचाप यहां आए थे तो इस खाली ऑफिस का दरवाजा खोलकर केदारनाथ ने तुम्हें यहां देखा था। केदारनाथ ने या किसी और ने? मेरी निजी राय यही है कि वो केदारनाथ ही था। राम सिंह, पुलिस को प्रकाश के यहां आने की खबर कैसे लगी? एक गुमनाम टेलीफोन कॉल द्वारा। और प्रभुदयाल, तुम्हें मेरे चुपचाप यहां आने की खबर कैसे लगी थी? एक गुमनाम टेलीफोन द्वारा, प्रभुदयाल बोला। एग्जैक्टली और दोनों ही बार खबर एकदम सही थी। निश्चय ही केदारनाथ ने मुझे भी और प्रकाश को भी यहां आया देखा था। कल जब वो तस्वीर मांगने मेरे ऑफिस में आया था तो केदारनाथ ने मुझे धमकाते हुए कहा था कि उसे मालूम था कि मैं त्यागी के ऑफिस में क्या करता रहा था, और वो कह रहा था कि वो मेरी तमाम करतूतें पुलिस को बयान कर देगा। मुझे देखे बिना उसे कैसे मालूम हो सकता था कि मैं क्या करता रहा था? लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? राम सिंह बोला। उसने पुलिस को तुम्हारे और प्रकाश के बारे में टिप क्यों दी? ताकि दो और आदमी हत्या के संदेह के दायरे में आ जाएं और केस उलझ जाए। जितने ज्यादा मर्डर सस्पेक्ट पुलिस के सामने होंगे, पुलिस का उसकी तरफ उतना ही कम ध्यान जाएगा। लेकिन केदारनाथ के पास हत्या के समय की बड़ी मजबूत एलिबाई है। जब तक हम दमयंती जोशी के बयान को न भेद पाएं, तब तक हम उसके खिलाफ कुछ सिद्ध नहीं कर सकते। उसने त्यागी का कत्ल किया है या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन वो यहां था जरूर। राम सिंह बोला। उस औरत से फिर बात करो प्रभुदयाल, और इस केदारनाथ के बच्चे को भी पकड़ मंगवाओ। यस सर, प्रभुदयाल बोला। तभी गलियारे वाले दरवाजे की तरफ से एक हल्की आहट मिली। सब स्तब्ध हो गए और कान लगाकर सुनने लगे। ताले में चाबी डाली जाने की आहट हुई, फिर हैंडल घुमाया गया, लेकिन ताला ना खुला और हैंडल बदस्तूर अपनी जगह पहुंच गया। प्रभुदयाल दबे पांव बगल के खुले दरवाजे की तरफ बढ़ा। इस बार ताले में शायद कोई और चाबी डाली गई थी। फिर खट खट की आवाज हुई, लेकिन ताला ना खुला। सुनील और राम सिंह भी प्रभुदयाल के पीछे बढ़े। प्रभुदयाल ने एक झटके से त्यागी के ऑफिस का गलियारे वाला दरवाजा खोला। बाहर गलियारे में केदारनाथ के ऑफिस के सामने हाथ में चाबी पकड़े उसे ताले में डालने को तत्पर सोहनलाल जोशी खड़ा था। उन्हें देखकर वो सक पकाया। प्रभुदयाल लंबे डग भरता हुआ उसके पास पहुंचा। ये क्या कर रहे हो? प्रभुदयाल ने कर्कश स्वर में पूछा। सोहनलाल जोशी, जो पहले घबरा गया था, अब संभल चुका था। वो सहज स्वर में बोला, क्या कर रहा हूं? खड़ा हूं। तुम ये ताला खोलने की कोशिश कर रहे थे? कौन कहता है? मैं कहता हूं। मैंने कमरे के अंदर से तुम्हें ताले में चाबी घुमाते देखा था। कैसे देख लिया? दरवाजा क्या शीशे का है? बको मत, चाबी अभी भी तुम्हारे हाथ में है। तुम अनधिकृत ढंग से केदारनाथ के ऑफिस में घुसने की कोशिश कर रहे थे। चाबी मेरे हाथ में जरूर है, लेकिन मैंने इसे इस्तेमाल नहीं किया। मैं केवल दरवाजे के सामने गलियारे में खड़ा था। झूठ मत बको। लेकिन आप लोग केदारनाथ के ऑफिस के भीतर घुसकर क्या कर रहे थे? जोशी दिलेरी से बोला। आप लोगों के पास तलाशी का वारंट है? राम सिंह आगे बढ़ा। उसने दोनों हाथों से जोशी का गिरेबान पकड़ा और उसको पीठ के बल जोर से दीवार पर दे मारा। ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश करोगे तो मार मार कर भुर्ता बना दूंगा, राम सिंह कहर भरे स्वर में बोला। दिस इज पुलिस ब्रुटैलिटी, जोशी चिल्लाया। आप इतने सीनियर पुलिस अधिकारी होकर मुझे यूं मैन हैंडल कर रहे हैं? आप? उसका गिरेबान अभी भी राम सिंह के हाथ में था।
राम सिंह ने फिर उसे जोर से दीवार से टकराया। जोशी के कस बल निकल गए। वो भयभीत दिखने लगा। ये चाबियां मुझे दो, राम सिंह ने आदेश दिया। जोशी ने हाथ में थमा चाबियों का गुच्छा उसकी तरफ बढ़ा दिया। राम सिंह ने एक आखिरी झटका देकर उसका गिरेबान छोड़ दिया और चाबियां ले ली। इसे ट्रेसपैसिंग के इल्जाम में गिरफ्तार कर लो, राम सिंह बोला। प्रभुदयाल ने मजबूती से उसकी बांह थाम ली। लेकिन साहब, मैं भीतर कहाँ था? सोहनलाल चिल्लाया। शट अप! प्रभुदयाल उसे नीचे को ले चला। ये साले लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते, राम सिंह बोला। सुनील चुप रहा। लेकिन हमने भी जरा जल्दी दिखाई, हमें इसको ताला खोलकर भीतर घुस लेने देना चाहिए था। हाँ। तभी त्यागी के ऑफिस में टेलीफोन की घंटी बजने लगी। प्रभुदयाल अभी लिफ्ट के पास ही था। फोन हमारे लिए होगा साहब, वो बोला। मैं हेडक्वार्टर कहकर आया था कि हम त्यागी के ऑफिस में जा रहे हैं। तुम चलो, मैं फोन सुनता हूं, राम सिंह बोला। प्रभुदयाल जोशी के साथ लिफ्ट में दाखिल हो गया। लिफ्ट नीचे को चल दी। राम सिंह त्यागी के ऑफिस में पहुंचा। सुनील उसके पीछे पीछे चल दिया। राम सिंह ने फोन सुना। उसके चेहरे पर चिंता और परेशानी के भाव उभरे। फिर उसने रिसीवर रख दिया। क्या हुआ? सुनील ने उत्सुक स्वर में पूछा। एक और खून, राम सिंह परेशान स्वर में बोला। 24 घंटे में 3 कत्ल हो गए हैं। कमिश्नर साहब अच्छी खबर लेंगे हमारी। अब कौन मर गया? मालूम करते हैं, सड़क से पार ही जाना है। राम सिंह ने जितने दरवाजे खोले थे सबको ताला लगाया और फिर वहां से विदा हो गया। जिस इमारत में कत्ल हुआ था उसके सामने 2 पुलिस कारें पहले से ही खड़ी थी। सुनील ने देखा वो वही इमारत थी जिसमें से उसने जीवन मल्होत्रा को रेखा के साथ निकलते देखा था। अन्य प्रेस रिपोर्टर भी वहां पहुंच चुके थे। शायद पुलिस कंट्रोल रूम से उन्हें कत्ल की खबर लग गई थी। सुनील राम सिंह के साथ चिपका रहा। वो एक बड़ा सुनहरी मौका था। राम सिंह की मौजूदगी की वजह से प्रभुदयाल उसे कुछ कह नहीं सकता था। वो पहली मंजिल के एक फ्लैट में पहुंचे। खुद पुलिस सुपरिटेंडेंट को आता देखकर वहां मौजूद पुलिस वाले बड़े आदरपूर्ण ढंग से परे हट गए। फर्श पर पीठ के बल प्यारेलाल नंबर 2 की लाश पड़ी थी। वो उस वक्त भी वही सूट पहने था जिसमें सुनील ने उसे 2-3 बार देखा था। उसका चश्मा नाक पर एक तरफ सरक गया था। गोली उसकी छाती में लगी मालूम होती थी। खून बह बह कर सूख गया था जिससे लगता था कि उसकी मृत्यु हुए काफी देर हो चुकी थी। लाश के पास ही एक रिवॉल्वर पड़ी थी। मालूम हुआ है साहब, एक सब इंस्पेक्टर ने बताना शुरू किया, कि ये आदमी इस फ्लैट में अकेला रहता था। इसका नाम रमेश कुमार नारायण कुमार है, सुनील बोला। राम सिंह ने घूर कर सुनील को देखा और पूछा, तुम जानते हो इस आदमी को? हाँ, ये नेशनल बैंक का गबन करके भागा हुआ कैशियर नारायण कुमार है। प्रभु, यही वो आदमी है जिसने मेरे फ्लैट पर मुझे रिवॉल्वर से धमकाकर मुझसे वो तस्वीर हासिल करने की कोशिश की थी। रिवॉल्वर पर तुम्हें इसी की उंगलियों के निशान मिले थे जो बैंक के लापता कैशियर नारायण कुमार की उंगलियों के निशानों से हूबहू मिलते थे, जिसके बारे में ये समझा जाता था कि वो समुद्र में डूबकर मर चुका है। त्यागी के टाइपराइटर में जो कागज मिला था उसकी इबारत में भी इसी बात का संकेत था कि ये मरा नहीं था बल्कि इसी शहर में जीवित मौजूद था। लेकिन वो कैशियर तो बहुत दुबला पतला था, प्रभुदयाल याद करता हुआ बोला। छोटे छोटे बालों वाला क्लीन शेव चूहा सा आदमी था वो चश्मा भी नहीं लगाता था। बाल बढ़ाए जा सकते हैं, मूछें रखी जा सकती हैं। दुबला पतला खा पीकर मोटा ताजा हो सकता है और जब चाहे चश्मा लगाना शुरू कर सकता है। किसी ने फ्लैट की तलाशी ली? राम सिंह ने प्रश्न किया। जी नहीं, अभी तो लाश ही देखी थी। पहले तलाशी लो। तलाशी ली गई। 2 सूटकेसों में से बैंक से गबन किया गया लगभग सारा रुपया बरामद हो गया। अब किसी को संदेह नहीं रहा कि मरने वाला बैंक का लापता कैशियर नारायण कुमार ही था।
यानी कि इसकी हत्या दौलत की खातिर नहीं हुई? राम सिंह बोला। क्या पता ये आदमी त्यागी या ठाकुर के कत्ल के बारे में कुछ जानता हो और इसलिए इसका मुंह बंद करने के लिए इसकी हत्या की गई हो, सुनील बोला। किसी ने सुनील की बात पर ध्यान नहीं दिया। और इसी इमारत में जीवन मल्होत्रा का स्टूडियो है, सुनील बोला। और वो तस्वीर मुझसे हासिल करने के लिए लालायित था। इस बार प्रभुदयाल चौंका। जीवन मल्होत्रा यहां रहता है? रहता नहीं है, यहां उसका स्टूडियो है। किसी ऐसे आदमी को तलब करो जो इस इमारत के सारे किराएदारों को जानता हो। चौकीदार को बुलाया गया। मालूम हुआ कि तीसरी मंजिल का एक फ्लैट जीवन मल्होत्रा स्टूडियो की तरह इस्तेमाल करता था। पिछली रात वो 11 बजे के करीब अपने स्टूडियो में गया था और उस वक्त उसके साथ एक नौजवान लड़की भी थी। जीवन मल्होत्रा यहां से गया किस वक्त था? चौकीदार को नहीं मालूम था। उसने उसे जाते नहीं देखा था। इस आदमी को चेक करो, राम सिंह ने आदेश दिया। प्रभुदयाल ने अपना मशीनी यस सर फिर कह दिया। नारायण कुमार की हत्या से सुनील को एक अजीब सी निराशा हो रही थी। वो आशा कर रहा था कि नारायण कुमार जिंदा बरामद होगा और फिर बयान देगा कि तस्वीर हासिल करने की कोशिश में उसी ने ठाकुर की हत्या की थी। लेकिन उसकी मौत ने उसके ठाकुर का हत्यारा होने की संभावना को निर्विवाद रूप से समाप्त कर दिया था। लेकिन ये बात उसके दिमाग से नहीं निकल रही थी कि नारायण कुमार की मौत भी अन्य दो हत्याओं की ही एक कड़ी थी। ठाकुर की हत्या के समय नारायण कुमार भी ब्लास्ट के ऑफिस में मंडरा रहा था। क्या पता उसने हत्यारे को देख लिया हो और हत्यारे ने उसकी जबान बंद रखने के लिए उसका भी कत्ल कर दिया हो। सुनील ने अपना वो ख्याल राम सिंह पर जाहिर किया। फिर पुलिस का डॉक्टर वहां पहुंचा। उसने बताया कि हत्या पिछली रात 12 बजे के आसपास हुई थी। रिवॉल्वर चेक की गई। मालूम हुआ कि वो नारायण कुमार की ही थी और उसके पास उसका लाइसेंस भी था। तभी सब इंस्पेक्टर प्यारेलाल को साथ लेकर वहां पहुंचा। ये सामने के होटल में रहते हैं, सब इंस्पेक्टर ने बताया। इनका कहना है कि इन्होंने गोली चलने की आवाज सुनी थी। सुनील की उससे निगाह मिली। सुनील को देखकर वो सकपकाया, लेकिन सुनील ने उसकी तरफ से निगाह फिरा दी। उस पर यह जाहिर किया कि उसका किसी को ये बताने का इरादा नहीं था कि वो तस्वीर हासिल करना चाहता था जिसकी वजह से ठाकुर की जान गई थी। सुनील को पूरा विश्वास था कि वह दब्बू सा आदमी हत्यारा नहीं हो सकता था। आपने गोली की आवाज सुनी थी? प्रभुदयाल ने उससे पूछा। मेरा ख्याल है वो गोली की ही आवाज थी, प्यारेलाल दबे स्वर में बोला। कल रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। होटल में मेरा कमरा इस फ्लैट के एकदम सामने है। मैं पलंग पर अधलेटा सा बैठा था कि आधी रात के करीब एकाएक मैंने एक ऐसी आवाज सुनी थी जो गोली की हो सकती थी। उस वक्त मैंने समझा था कि शायद वो किसी कार के बैकफायर करने की आवाज थी। लेकिन आज जब मालूम हुआ कि यहाँ कोई कत्ल हो गया था तो मैंने सोचा कि कल मैंने निश्चय ही गोली चलने की ही आवाज सुनी थी। आप हतप्राण को पहचानते हैं? प्यारेलाल ने झिझकते हुए लाश के चेहरे पर निगाह डाली, फिर इंकार में सिर हिला दिया। मैंने एक आध बार इन्हें इस इमारत से निकलते घुसते या सड़क पर चलते फिरते जरूर देखा था, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि ये कौन है। प्यारेलाल की गवाही का केवल इतना फायदा हुआ था कि नारायण कुमार की मौत का समय और अच्छी तरह से निर्धारित हो गया था। फिर प्यारेलाल को तशरीफ ले जाने के लिए कह दिया गया। वो सुनील के पास से गुजरा तो एक क्षण के लिए ठिठक गया। भाई साहब, वो फुसफुसाता हुआ बोला, ये आदमी भी वो तस्वीर हासिल करने की कोशिश में था ना? सुनील ने धीरे से सहमति में सिर हिलाया और परे देखने लगा। अगला दृश्य। सुनील ब्लास्ट के ऑफिस में पहुंचा। वो अपने केबिन में जाकर बैठ गया। उसने अपना माथा हथेलियों पर टिका लिया और आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर उसी मुद्रा में बैठे रहने के बाद उसने अपनी आंखें खोली, एक हताशा भरी सांस ली, एक सिगरेट सुलगाया और फिर घंटी बजाई। मान सिंह भीतर आ गया। कॉफी लेकर आ। मान सिंह सहमति में सिर हिलाता वहां से चला गया।
सुनील चुपचाप बैठा सिगरेट के लंबे कश लेता रहा। तभी उसकी निगाह अपने मेज पर पड़ी एक लोहे की ट्रे पर पड़ी। ट्रे में एक फाइल पड़ी थी और उसके नीचे से खाकी सा कुछ झांक रहा था। उसने फाइल हटाई। नीचे एक बड़ा सा लिफाफा पड़ा था जो सुनील को खूब याद था उसने वहां नहीं रखा था। उसने लिफाफा खोलकर भीतर झांका। भीतर 8x10 के 2 प्रिंट मौजूद थे। सुनील ने बड़ी व्यग्रता से दोनों प्रिंट लिफाफे से बाहर निकाले। एक तस्वीर कमर्शियल स्ट्रीट के ताजियों के जुलूस की थी। दूसरी वो पहली तस्वीर थी जो सुनील ने पहले फेरे में त्यागी के ऑफिस में जाकर खींची थी। सुनील कितनी ही देर हैरानी से उन दोनों तस्वीरों को देखता रहा। प्रत्यक्ष था कि ठाकुर ने पहली रील जल्दी डेवलप की और वो 2 प्रिंट तैयार करके सुनील के केबिन में रख गया था। सुनील कल उसको फिल्म देने के बाद एक क्षण के लिए भी अपने केबिन में नहीं घुसा था, इसलिए उसे लिफाफे की खबर नहीं लगी। शायद हत्यारे को भी नहीं मालूम था कि वो 2 प्रिंट ठाकुर बना चुका था। शायद उसकी हत्या उस दौरान हुई थी जब वो बाकी प्रिंट बना रहा था। वो बड़े गौर से ताजियों वाली तस्वीर को देखने लगा। तस्वीर एकदम साफ आई थी। तस्वीर के एक किनारे के पास केदारनाथ और दमयंती जोशी दिखाई दे रहे थे। दाईं ओर फुटपाथ पर अपने होटल के सामने खड़ा प्यारेलाल ताजियों को आता देख रहा था। थोड़ा आगे टैक्सी के खुले दरवाजे के पास अचला मजूमदार खड़ी थी। टैक्सी के समीप ही फुटपाथ पर कैमरे की तरफ मुंह किए नारायण कुमार चला आ रहा था। श्रीनिवास हाउस के सामने की इमारत के मुख्य द्वार पर सोहनलाल जोशी खड़ा था। एक अन्य दरवाजे से जीवन मल्होत्रा और रेखा बाहर निकल रहे थे। एक तरफ एक मर्सिडीज कार खड़ी थी जिस पर सुनील की निगाह बड़ी देर बाद पड़ी। उस कार की खिड़की से बाहर सिर निकालकर एक आदमी अचला की टैक्सी की दिशा में देख रहा था। वो आदमी एके मजूमदार था और सुनील उस कार को भी पहचानता था, जो कि मजूमदार की अपनी थी। तस्वीर में कार का नंबर साफ पढ़ा जा सकता था। मजूमदार को वो अब तस्वीर में देख रहा था। तस्वीर खींचते वक्त उसे वो दिखाई नहीं दिया था, लेकिन तस्वीर साबित कर रही थी कि वो उस वक्त उस घटनास्थल पर मौजूद था। उस तस्वीर को वो केवल अपनी बेटी की खातिर ही नहीं, अपनी खातिर भी हासिल करना चाहता था। सुनील ने वे दोनों प्रिंट वापस लिफाफे में रख दिए। वो अपने स्थान से उठा और बाहर की ओर चल दिया। तभी मानसिंह कॉफी ले आया। साहब कॉफी? तुम पी लो, सुनील बोला और तेजी से गलियारे में आगे बढ़ गया। मानसिंह हैरानी से उसे जाते देखता रहा। सुनील डार्क रूम में पहुंचा। डार्क रूम उस वक्त खाली था। उसने दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। उसने लिफाफे से वो दोनों तस्वीरें निकाली। उसने पहले उन दोनों तस्वीरों की तस्वीरें खींचकर उनके नेगेटिव बनाए और फिर उन नए बने नेगेटिवों से उसने 3 प्रिंट तैयार कर लिए। त्यागी के कत्ल के रहस्य का एक संभावित हल अब उसे सूझ रहा था। सुनील मजूमदार की कोठी पर पहुंचा। मजूमदार वहां नहीं था, लेकिन अचला घर पर मौजूद थी। औपचारिकता निभा चुकने के बाद सुनील ने उससे सीधा सवाल किया। अब जबकि तुम्हें मालूम हो चुका है कि हत्या तुमने नहीं की, तुम कोई अनुमान लगा सकती हो कि वास्तव में हत्या किसने की होगी? अचला ने उत्तर नहीं दिया। वो बहुत परेशान दिखाई देने लगी। प्रकाश अपने मुंह से कबूल चुका है कि वो तुम्हारे बाद त्यागी के ऑफिस में गया था, सुनील बोला। और मुझे अभी अभी इस बात का भी एक पक्का सबूत मिला है कि तुम्हारे पापा हत्या के समय के आसपास कमर्शियल स्ट्रीट में मौजूद थे। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या कहूं, वो नर्वस भाव से बोली। जो कहना चाहती हो कहो, मैं उसे समझ लूंगा। सुनील, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं अपने पापा के कमरे में रखी एक मेज के दराज में से उनकी रिवॉल्वर निकालकर उसे साथ लेकर त्यागी से मिलने गई थी। वहां मैंने त्यागी पर गोली चलाई थी और रिवॉल्वर वहीं फेंक कर वहां से भाग खड़ी हुई थी। बाद में यहां लौटकर मैंने इत्तेफाक से अपने पापा की मेज के उसी दराज में झांका था, तो कुछ सूझा नहीं था। बस मैंने रिवॉल्वर फिर वहां से निकालकर कहीं छुपा दी थी। उस वक्त मुझे यही यकीन था कि कत्ल मैंने किया था, इसलिए मैं यही समझी थी कि पापा वहां गए होंगे और रिवॉल्वर को पहचान कर वहां से उठा लाए होंगे। लेकिन अब जबकि मुझे ये मालूम हो चुका है कि मेरे आने के बाद उस रिवॉल्वर में कोई तीसरी गोली भी चली थी, तो
तुम्हारा ख्याल है कि त्यागी का कत्ल तुम्हारे पापा ने किया है? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या सोचूं। कल लंच के समय तुम्हारे पापा कोठी में थे? मुझे नहीं मालूम। उस वक्त मैं खुद यहां नहीं थी। कोई नौकर चाकर तो होगा यहां। जरा उसे बुलाकर लाओ। अचला एक नौकर को बुला लाई। कल मजूमदार साहब लंच लेने के लिए कोठी पर आए थे? सुनील ने नौकर से पूछा। आए थे साहब। कब तक ठहरे थे? लगभग फौरन ही चले गए थे। क्यों, कोई खास बात हुई थी? एक टेलीफोन आया था साहब, उसको सुनते ही साहब यहां से चले गए थे। ठीक है, तुम जा सकते हो। नौकर चला गया। अचला ने प्रश्न सूचक निगाहों से सुनील की तरफ देखा। अचला, सुनील आश्वासनपूर्ण स्वर में बोला, तुम चिंता मत करो। मेरे मस्तिष्क में इन हत्याओं के रहस्य की कोई और ही रूपरेखा है। मेरी थ्योरी में मुझे मजूमदार साहब कहीं फिट होते दिखाई नहीं दे रहे। ओह, मैं एक चाल चलना चाहता हूं जो मुझे पूरा विश्वास है कि हत्यारे के चेहरे से नकाब उठा देगी, लेकिन अपनी उस चाल में मैं पुलिस के सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकता। मैं यहां से सीधा प्रभुदयाल के पास जा रहा हूं। जैसा सहयोग मैं चाहता हूं, मुझे उम्मीद है उसके लिए मैं उसे मना लूंगा। अचला चुप रही। सुनील उसे एक बार फिर आश्वासन देकर वहां से विदा हो गया। अगला दृश्य। सुनील पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा। इंस्पेक्टर प्रभुदयाल अपने कमरे में मौजूद था। उसकी वर्दी में झुर्रियां दिखाई दे रही थी और उसके चेहरे पर परेशानी, हताशा और चिंता के भाव थे। उसने सिर उठाकर सुनील की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे के भावों में कोई परिवर्तन नहीं आया। क्या खबर है? सुनील ने पूछा। कोई खबर नहीं है, प्रभुदयाल अनिच्छापूर्ण स्वर में बोला। यानी कि अभी हत्याओं के रहस्य से पर्दा उठने के का यानी कि अभी हत्याओं के रहस्य से पर्दा उठने का कोई आसार नहीं ना। इस केस के प्रमुख पात्रों की क्या गतिविधियां चल रही हैं? सोहनलाल जोशी को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसे छोड़ देना पड़ा। उसका वकील कोर्ट से रिलीज ऑर्डर ले आया था। केदारनाथ अभी भी पकड़ा हुआ है हमने, लेकिन अभी तक उस पर कोई चार्ज नहीं लगाया। लगता है या तो उस पर जल्दी चार्ज लगाकर उसे बुक करना पड़ेगा या उसे छोड़ना पड़ेगा। उसकी एलिबाई तोड़ नहीं पाए तुम? नहीं। दमयंती जोशी इस बयान से हिलकर नहीं दे रही कि केदारनाथ हर क्षण उसके साथ था। लेकिन एक नई बात हमें मालूम हुई है। क्या? ठीक 2:15 केदारनाथ दमयंती जोशी के फ्लैट पर था। दमयंती जोशी का फ्लैट कमर्शियल स्ट्रीट में ही है। खाना वगैरह वो समीप के होटल से मंगाती है। जो वेटर उनके लिए कॉफी लेकर आया था, उसने केदारनाथ की शिनाख्त की है और कहा है कि 2:15 वो वहां फ्लैट पर था। क्या इस बात का कोई महत्व है? दिखाई तो नहीं देता। तुम खबर पूछ रहे थे इसलिए मैंने बता दी। मुझे तो ये महत्वपूर्ण नहीं लगती, लेकिन शायद तुम्हें लगती हो। तुम शर्लक होम्स के वंशज जो ठहरे। सुनील चुप रहा। हमारे लिए 2:15 का टाइम महत्व नहीं है। हमारे लिए 2:15 के टाइम का महत्व नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि वो 1:30 और 2 के बीच कहाँ था, क्योंकि यही वो वक्त है जिसके बीच त्यागी की हत्या हुई थी। केदारनाथ कहता है कि 1:30 और 2 के बीच वो दमयंती जोशी के साथ था। दमयंती जोशी उसके कथन की पुष्टि करती है। कहानी खत्म। टाइम टाइम फिस। तुम जीवन मल्होत्रा को भी चेक करवाने वाले थे? किया था। उसका बयान है कि वो 12:30 वापस अपने घर पहुंच गया था, लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि उसे इस बात की खबर नहीं है कि उसका पति 12:30 तक घर पहुंच गया था। हमें जीवन मल्होत्रा झूठ बोलता मालूम हो रहा है। वो भयभीत भी बहुत है, लेकिन फिलहाल हमने उस पर हाथ नहीं डाला है। हाँ, उसकी निगरानी जोरों से हो रही है और पिछले 36 घंटों की उसकी एक एक गतिविधि के पूरे बखिए उधेड़ने की कोशिश की जा रही है।
केदारनाथ को तुम बिना चार्ज लगाए कब तक पकड़ कर रख सकते हो? 24 घंटों तक। लेकिन हम उसे रिहा करके फौरन ही फिर पकड़ सकते हैं। उसे रिहा कर दो। रिहा कर दे? प्रभुदयाल हैरानी से बोला। तुम्हारे कहने पर? हाँ। क्यों? तुम क्या मेरे अफसर लगे हुए हो, या अभी आनंद फानन स्टेट के गवर्नर बना दिए गए हो? मैं तुम्हें एक राय दे रहा हूं कि उसे रिहा कर दो। इसमें तुम्हारा ही फायदा है। मेरा क्या फायदा है? तुम्हें इस सेंसेशनल ट्रिपल मर्डर के हत्यारे को गिरफ्तार करने का श्रेय प्राप्त होगा। तुम्हारी खूब वाहवाही होगी। क्या पता तरक्की भी हो जाए। क्या पता तुम डीसीपी बन जाओ। क्या बक रहे हो? कोई ऐसी भाषा बोलो जो मेरी समझ में आए। मैं ये कह रहा हूं कि केदारनाथ के फ्लैट पर मैं एक ड्रामा स्टेज करना चाहता हूं, जिसका प्रमुख पात्र खुद केदारनाथ है। अगर वो हवालात में ही बंद रहा तो वो ड्रामा हो ही नहीं सकेगा। वो ड्रामा जब खत्म होगा तो सारे रहस्यों से पर्दा उठ चुका होगा। हत्यारा तुम्हारे सामने होगा, और एक बड़े ही मेहनतकश और काबिल पुलिस अधिकारी के रूप में सारे नगर में तुम्हारी जय जयकार हो रही होगी। बात को खोलकर समझाओ। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, बस इतनी है जितनी मैंने तुम्हें समझा दी। मैं केदारनाथ के फ्लैट के भीतर ड्रामा स्टेज करूंगा। तुम बाहर खड़े सब कुछ सुनते रहोगे। फिर जब मैं तुम्हें संकेत करूं तो तुम भीतर आ जाना और अपराधी को गिरफ्तार कर लेना। केदारनाथ को? अगर वो अपराधी हुआ तो उसे, या किसी और को? और किसको? वहां और कौन होगा? सोनलाल जोशी? हत्यारा उन दोनों में से एक है? हो सकता है, नहीं भी हो सकता। हे भगवान! प्रभुदयाल ने माथा पकड़ लिया। ये क्या पहेलियां बुझा रहे हो तुम? क्यों मेरा भेजा खा रहे हो? अगर मुझे अपना भेजा खिलाने से भी तुम्हें इतना बड़ा फायदा हो जाए तो क्या हर्ज है? ओह शट अप! और फिर ये मत भूलो कि ऐसा फायदे का सौदा लेकर मैं सीधा तुम्हारे पास आया हूं। मैं तुम्हारे साहब के पास भी जा सकता था, जो कि मेरा दोस्त भी है। आजकल सुपर साहब तुम्हें बहुत लिफ्ट दे रहे हैं, इसलिए तुम मेरे सिर पर चढ़ रहे हो। प्रभु, मेरी बात मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। तुम्हें अगर कुछ फायदा नहीं होगा तो नुकसान क्या होगा? तुम्हें इतना ही करना पड़ रहा है ना कि मेरे कहने पर तुम्हें अभी केदारनाथ को छोड़ना पड़ेगा। तुमने खुद कबूल किया है कि देर सवेर तुमने उसे वैसे ही छोड़ना है। ये क्या बहुत बड़ा एहसान है मेरे पर? प्रभुदयाल चुप रहा। वो संदिग्ध भाव से सुनील को घूरता रहा। और फिर मैंने पहले कभी धोखा दिया है तुम्हें? अभी कल ही देकर हटे हो। तुम मेरे से पहले त्यागी के ऑफिस में घुसे और तुमने मुझे बताया नहीं। तुम्हें शुरू से ही मालूम था कि गोली अचला मजूमदार ने चलाई थी, लेकिन तुम चुप रहे। तुम मेरा ये मतलब नहीं था। वो सब मैंने क्यों किया था तुम जान चुके हो। फिर क्या मतलब था तुम्हारा? मेरा मतलब है कि पहले कभी ऐसा हुआ है कि तुमने मेरी टिप पर काम किया हो और तुम्हें मायूसी और नाकामयाबी का सामना करना पड़ा हो। और फिर यह भी मत भूलो कि मुझे सहयोग देने की एवज में बाद में ब्लास्ट में तुम्हारी तारीफ के जो कसीदे पढ़े जाते हैं, उनके पीछे मेरा हाथ होता है। और तुम्हारे सारे उच्चाधिकारी भी ब्लास्ट ही पढ़ते हैं। किसी केस को हल करने के लिए मुझे किसी साले प्रेस रिपोर्टर की जरूरत नहीं है। मैं अपराधी को खुद भी बखूबी पकड़ सकता हूं। एक आध बार तुम्हारा तुक्का भिड़ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम 30 मार्का बन गए। और मैं पुलिस इंस्पेक्टर ना हूं और मैं पुलिस इंस्पेक्टर ना हुआ घसियारा हो गया। देखो, ताव मत खाओ। स्थिति पर ठंडे दिमाग से विचार करो। अभी तक इस केस में पुलिस ने प्रोग्रेस ही क्या की है? कुछ भी नहीं। जिन लोगों पर तुम शक कर रहे हो, ठोस सबूत के बिना उन पर हाथ डालने की तुम या तुम्हारे अफसरान
7 जन्म हिम्मत नहीं कर सकते। जैसे तुमने केदारनाथ और सोहनलाल जोशी को पकड़ा और अंदर कर दिया, वैसे क्या तुम मजूमदार या प्रकाश को अंदर कर सकते हो? तुम या तुम्हारा कोई भी अफसर उन्हें टेढ़ी आंख से भी देखे तो सही। पुलिस अफसरी छोड़कर तुम ना सड़क पर मूंगफली बेचते दिखाई दिए तो कहना। प्रभुदयाल ने बेचैनी से कुर्सी पर पहलू बदला, लेकिन मुंह से कुछ न बोला। और जीवन मल्होत्रा के पीछे पड़कर भी तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। ये उस बेचारे का दुर्भाग्य है कि उसका स्टूडियो उसी इमारत में है जिसमें तीसरी हत्या हुई है, और किसी कारणवश वो ये नहीं बताना चाहता कि हत्या के समय के आसपास वो कहाँ था। प्रभुदयाल फिर भी चुप रहा। तुम्हारे सामने सबसे अधिक संदिग्ध प्राणी केदारनाथ है। त्यागी के ब्लैकमेलिंग के धंधे में उसका गठजोड़ भी जाहिर हो चुका है और उसके कार्यकलाप भी बड़े रहस्यपूर्ण मालूम हो रहे हैं। लेकिन तुम खूब जानते हो कि अगर दमयंती जोशी अपने इस बयान पर कि हत्या के समय केदारनाथ उसके साथ था अड़ी रही, तो तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर सकोगे। लेकिन तुम उसे हत्यारा सिद्ध कर सकते हो। मैं कोशिश कर सकता हूं। कोशिश कामयाब हो गई तो चांदी तुम्हारी होगी, ना कामयाब हुई तो तुम्हारा क्या गया। घर के घर पर तुम हो ही, और इसलिए मुझे तुम्हारी बेसर पैर की बात मान लेनी चाहिए। हाँ। नॉनसेंस। ओके। सुनील उठ खड़ा हुआ। मैं राम सिंह के पास ही जाता हूं। और वो प्रभुदयाल का अभिवादन करके दरवाजे की तरफ बढ़ा। ए, प्रभुदयाल करके स्वर में बोला, इधर आओ। सुनील ठटका। मैंने कहा इधर आओ। सुनील मेज के पास आकर खड़ा हो गया। अब क्या हुआ? तुम शायद भूल रहे हो, प्रभुदयाल बोला, कि इस केस में तुम भी प्राइम सस्पेक्ट हो। मैं तुम्हें अंदर कर सकता हूं। क्यों नहीं, क्यों नहीं? आप कोई छोटी मोटी हस्ती हैं? आप तो इंस्पेक्टर साहब हैं, और मुझ गरीब पर तो खुदा की मार पड़ती रहती है। मैं कोई पैसे वाला आदमी होता तो तुम कुर्सी से उठकर खड़े होकर मुझसे बात करते और आगे पीछे यस सर करते फिरते होते। बको मत। ओके, तो फिर गिरफ्तार कर रहे हो मुझे? तुम क्या करना चाहते हो, फिर से बताओ। मैं केवल इतना चाहता हूं कि तुम केदारनाथ को रिहा कर दो, वो फूट ना जाए। तुम्हारी ये तसल्ली रहे, इसके लिए उसके पीछे अपना कोई आदमी लगा दो। जब केदारनाथ अपने फ्लैट पर पहुंच जाएगा तो तुम्हारा आदमी तुम्हें सूचित कर देगा और तुम मुझे सूचित कर देना। मैं उससे और जोशी से मुलाकात निर्धारित कर लूंगा और वहां पहुंच जाऊंगा। फिर केदारनाथ के फ्लैट में एक ड्रामा शुरू होगा जिसके डायलॉग तुम बाहर खड़े होकर सुनते रहना। चाहो तो साथ में एक टेप रिकॉर्डर या स्टेनोग्राफर भी ले जाना। अगर उस ड्रामे का कोई नतीजा निकला तो कामयाबी का सेहरा तुम्हारे सिर होगा, नहीं तो तुम वहां से चले आना और केदारनाथ को दोबारा पकड़ मंगवाना। वहां कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? कह नहीं सकता, हो भी सकती है। और उस गड़बड़ को तुम अकेले संभाल लोगे? मैं वहां अकेला जाऊंगा ही नहीं। मैं किसी को साथ लेकर जाऊंगा। और फिर बाहर तुम भी तो खड़े हो गए। तुम किसी गैर कानूनी ढंग को इस्तेमाल करने की फिराक में तो नहीं हो? अगर हूं भी तो तुम्हें क्या? जो बात तुम्हें मालूम ना हो उसकी तुम्हें फिक्र क्यों? यानी कि कोई चक्कर है? हो सकता है तुमने छठे शाठ्यम समाचरित वाली मिसाल नहीं सुनी। महापुरुषों का कहना है कि शठ के साथ शठ जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। लेकिन अगर अपनी किसी गैर कानूनी हरकत की वजह से तुम बखेड़े में पड़ गए तो मेरे से किसी रियायत की उम्मीद मत करना। नहीं करूंगा। अगर जूते पड़ेंगे तो मैं खाऊंगा। फूल बरसे तो तुम सिर आगे कर देना। ओके? प्रभुदयाल ने बहुत हिचकिचाते हुए सहमति में सिर हिला दिया।
थैंक यू, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, तुम्हारी एंट्री बड़ी नपी तुली होनी चाहिए। ये नहीं कि वक्त से पहले ही टपक पड़ो या वक्त पर मुझे दगा दे जाओ और भीतर दाखिल ही ना हो। अगर मैं दरवाज़ा खोलूं तो तुम्हें भीतर आना होगा। अगर मैं चिल्लाकर आवाज़ दूं तो तुम्हें भीतर आना होगा। अगर मैं समझता हूं, मुझे बच्चों की तरह पट्टी मत पढ़ाओ। ओके, सुनील बोला और फिर यूं आगे बढ़ा जैसे एकाएक उसे कोई भूली बात याद आ गई हो। एक छोटी सी बात और, केदारनाथ को छोड़ने से पहले किसी बहाने से दमयंती जोशी को यहां बुला लो और फिर किसी न किसी बहाने से उसे तब तक यहां अटकाए रखो जब तक कि ड्रामा खत्म ना हो जाए। मुश्किल से 2 घंटे की बात है। इतनी देर किसी को पुलिस हेडक्वार्टर में अटकाए रखना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रभुदयाल ने सहमति में सिर हिला दिया।